हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत कैसे इसका उद्गम हुआ, इसका विकास हुआ, इसमें क्या क्या बातें प्रमुख हैं, भाषा पर, शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव है, या क्या इसमें ऐसे सिद्धांत हैं, इसके तत्व हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि इसे शॉर्ट में NCF 2005 के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। पहली बात तो ये प्रश्न आता है कि ये किसने तैयार किया, इसके तैयार करने में किन संस्थाओं का योगदान है। तो आपको दो संस्थाएं याद रखनी होंगी। एक तो MHRD, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, लेकिन हम 2005 की बात कर रहे हैं, उस समय MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसके सुझावों पर, इसके अनुशंसा पर NCERT ने, इससे आप परिचित होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसने यह मसौदा तैयार किया या यह दस्तावेज तैयार किया। तो प्रमुख बात है इसमें NCERT। आपको पता होगा 1961 में इसकी स्थापना हुई थी NCERT की। तो इसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की एक रूपरेखा बनाई, एक मसौदा बनाया, जिसमें छात्रों को, बच्चों को क्या क्या और अन्य सुविधाएं देनी चाहिए, क्या 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 होना चाहिए। देखिए, पहले भी पाठ्यक्रम हुए थे। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो पहला पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी थी वो 1975 में बनी थी, 1975। दूसरी की अगर बात करें तो 1988 में बनी थी। और तीसरी पाठ्यचर्या 2000 में बनी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें कमियां थीं उसमें सुधार हुआ, फिर इसकी कमियों को इसमें सुधारा गया, और फिर इसकी कमियों को इसमें सुधारा गया, जो फोर्थ या चौथी पाठ्यचर्या की रूपरेखा कही जाएगी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह किस क्रम की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि चौथे नंबर की, फोर्थवीं है। 1975 में हुई थी, 1988 में और 2000 में हुई थी। अब बात करते हैं कि यह किसके द्वारा संपादित की गई। तो जैसा कि इसके अंतर्गत कोई भी मसौदा तैयार होता है तो उसमें मीटिंग होती है, उसमें लोग इकट्ठा होते हैं। तो इसके कुल 23 सदस्य थे, यानी कि इन 23 सदस्यों ने इस मसौदे को, इस रूपरेखा को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो मीटिंग थी या जो भी एक दल था इन सदस्यों का, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, जो UGC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनकी अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष थे इस मसौदे को तैयार करने वाली समिति में के, तो इनकी अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 तैयार हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत कैसे, किन किन बातों को प्रमुख रखा, क्या क्या इसमें जो पहले पाठ्यचर्या थी 2000 की उसमें संशोधन किया गया। इसमें एक बात और थी, इसमें महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इसकी थीम क्या थी। कोई भी विषय होता है, कोई भी मीटिंग होती है तो उसकी एक थीम होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम ये, जिसका आधार था लर्निंग विदाउट बर्डन,
शिक्षा बिना बोझ के, ये इसकी थीम थी इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा की। ठीक, इसके बाद अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें, ओरिजिन कैसे हुआ इसका, तो जो ये 23 सदस्य थे या यूँ कहें जो प्रोफेसर यशपाल थे, इन्होंने जो ये मसौदा तैयार किया, ये रूपरेखा बनाई, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के, आप भली भांति परिचित हैं इनसे, रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध था जिसका नाम था सभ्यता व संस्कृति। सभ्यता व संस्कृति। इस निबंध को आधार मानकर इन्होंने यह मसौदा तैयार किया। ये पूछा जाता है अक्सर कि किस इसके जो उत्पत्ति हुई किस निबंध से हुई या किसके संग्रह से हुई, तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व संस्कृति से। ठीक, इसके बाद यह जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, यह संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें यह पाठ्यचर्या बनाई गई, तैयार की। ऐसा नहीं था कि केवल हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में हो। जो भी ये 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में यह रूपरेखा बनी ताकि सबको पढ़ने में सरल रहे, सुलभ रहे। ठीक, अब मेन बात आती है इसके कुछ बिंदुओं की, कि इस पर किस बात पर, इसमें किस बात पर बल दिया गया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो बच्चा होता है, जो पढ़ते हैं, बालक हैं, उनको कक्षा से इतर यानी कि कक्षा शिक्षण से अलग, कक्षा में तो पढ़ते ही हैं, उसको बाहरी ज्ञान से भी जोड़ा जाए। ठीक, उसको बाहरी ज्ञान से भी जोड़ा जाए, यानी कह लें कि प्रकृति में उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चा कक्षा में पढ़ता है लेकिन बाहरी तत्वों से भी उसको अवगत कराना चाहिए। दूसरी बात कि बच्चे के मूल्यांकन के लिए, जो मूल्यांकन होता है बच्चे का समय समय पर, कि बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, बच्चे ने क्या सीखा, कितना ज्ञान अर्जित किया, तो उसके लिए CCE, इससे भी आप परिचित होंगे, CCE, इस पर बल दिया गया है। यह एवोल्यूशन प्रोसेस है, तो इसके अंतर्गत कि बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन पर भी बल दिया जाना चाहिए। लगातार उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए हर स्टेप के बाद। इसके बाद जो रटने की प्रवृत्ति होती है बच्चे की, इसको ख़त्म करना चाहिए। रटना, क्रेमिंग, यह सही नहीं है। बच्चे को समझ में पैदा होना चाहिए, यानी कि बच्चा समझे, किसी भी तथ्य को समझ का विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद अधिक से अधिक उसको एक्टिविटी की जानी चाहिए, कराई जानी चाहिए, कि बच्चा जो स्वयं खुद करके सीखे, या कह सकते हैं हम लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं से सीखे। तो इस तरीके से इसमें एक्टिविटी को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, उसका विस्तार किया जाना चाहिए, और उसमें जो राष्ट्रीय महत्व के टॉपिक होते हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस होती है, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व होते हैं, संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, स्मारक होते हैं, कहने का मतलब कि राष्ट्रीयता से उसका परिचय किया जाना चाहिए, जिससे कि देश और राज्य के बारे में जानकारी उसको मिलती रहे। इसके बाद इसके अंतर्गत भाषा पर भी बल दिया है कि कौन सी भाषा होनी चाहिए। तो पहली से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा पर बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है, बल दिया गया है। बच्चों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान कराया जाना चाहिए। मातृभाषा के अतिरिक्त उसको कोई एक क्षेत्रीय भाषा या
कोई ऐसी भाषा जिसको वो समझने में उससे आसान रहे, तो उसके आधार पर शिक्षण किया जाना चाहिए, सिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक अध्ययन विषय, सोशल स्टडी, इसको भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि बच्चे को सामाजिक जीवन से जोड़ना चाहिए। बच्चे को इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राज्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इस तरीके से जितने भी विषय होते हैं सामाजिक अध्ययन के, उनका भी ज्ञान कराया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर, ICTs या जो भी साधन हैं सीखने के, उन पर भी बल दिया गया है कि उनके माध्यम से भी बच्चे को सीखा जाना चाहिए। और सबसे लास्ट में इसमें कि जैसे साइंस वर्ग होता है, या जैसे आर्ट्स होता है या कॉमर्स होता है, तो इनको ऐच्छिक किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चे को जो अच्छा लगे, अपनी इच्छा अनुसार बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो उसको सिखाया जाना चाहिए, उसको आधार मानना चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। इसमें सबसे ज़्यादा हम अगर कहें तो यह है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बहुत ही ज़्यादा बल देता है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को प्रमुख आधार मानते हुए उसको हर तरीके से उसको ज्ञान कराया जाना चाहिए, उसमें समझ पैदा की जानी चाहिए, सामाजिक विषयों से जोड़ना चाहिए, मातृभाषा पर बल दिया जाना चाहिए, अन्य भाषाओं को भी ज्ञान कराया जाना चाहिए, मूल्यांकन हेतु कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए, बच्चे को बाहरी ज्ञान कराया जाना, कक्षा के बाहर का भी ज्ञान कराया जाना चाहिए, अधिक से अधिक बच्चों को गतिविधि करानी चाहिए। तो इस तरीके से यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा महत्वपूर्ण बन जाती है आज की शिक्षा प्रणाली में। आपके लिए, आपके विषयों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। मुझे आशा है कि इसके माध्यम से आपको कुछ तथ्य क्लियर हुए होंगे। आप अच्छे से इसको पढ़ें, समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।